दोस्तों एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि आपको 16 दिसंबर को फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, और 20 दिसंबर को आपका है जो फॉरेस्टर यानी कि वनरक्षी और वनपाल का एग्ज़ाम है। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए आप लोग के पास समय बहुत कम है फ्रेंड्स, तो अभी से आप हमारे चैनल से जुड़ जाए फ्रेंड्स। मैं आपको कंटिन्यू 15 प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम तक प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी से आपको मात्र 10 दिन बचा है फ्रेंड्स फॉरेस्ट गार्ड के लिए, और फॉरेस्टर के लिए आपको 15 दिन बचा है। तो फ्रेंड्स मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपको करवा दूं। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, जिस तरह का आपको प्रश्न आपको 16 दिसंबर में आएगा उसी के अनुसार से प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स। इसमें देखिए टोटल 4 भाग है। भाग 1 में आपको टोटल फ्रेंड्स 30 प्रश्न पूछा जाएगा। भाग 2 में रहेगा 25 प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स। भाग 3 में भी 25 प्रश्न रहेगा, और भाग 4 में कितना आपको 20 प्रश्न रहेगा। टोटल आपको 100 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 100 प्रश्न है फ्रेंड्स, और इसमें आपका है जो एक प्रश्न में कितना नंबर दिया जाएगा, तो 4 नंबर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें नेगेटिव मार्क्स है फ्रेंड्स, तो इसलिए आप लोग जब एग्जाम में जाइएगा फ्रेंड्स तो सोच समझ कर करके आप इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं आता है फ्रेंड्स तो नेगेटिव नहीं लेने का कोशिश करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल पे आप नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं फ्रेंड्स, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक फ्रेंड्स, तो चलते इसमें टोटल हम लोग 100 प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए भाग 1 में देखते हैं फ्रेंड्स। पहला प्रश्न है कि हड़प्पा के खंडर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। तो पहला का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका रावी नदी के तट पे। ठीक है, हड़प्पा है जो किस नदी के किनारे बसा हुआ है फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो रावी नदी के तट पे बसा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 आपका है कि प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था। तो सवाल नंबर 2 है जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के। देखिए फ्रेंड्स, हूबहू इसी तरह का प्रैक्टिस सेट आपको 16 दिसंबर को और 20 दिसंबर को पूछा जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए अभी से हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहें। सवाल नंबर 3 है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 3 है निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण कराया था। सवाल नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स महमूद गवां ने बीदर में मदरसे का निर्माण करवाया था। सवाल नंबर 4 है फ्रेंड्स कि औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की। तो 4 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स पंडित रामाबाई ने की थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से सुने, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी, तो पंडिता रामाबाई ने करवाई थी। चलिए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 है फ्रेंड्स कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो सवाल नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, श्रीमती एनी बेसेंट थी जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। चलिए सवाल नंबर 6 को देखें। सवाल नंबर 6 है फ्रेंड्स कि क्रीमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था। तो सवाल नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेरिस के समझौता के बाद में क्रीमियन युद्ध का समापन हुआ था। सवाल नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखिए क्रीमियन युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स, तो ये भी याद रखिएगा आपको, ये 1853। ठीक है, 1853 से लेकर करके आपको 1856 तक चला था। कब, 1856 ईस्वी तक चला था। याद रखिए क्रीमियन युद्ध कब हुआ था, तो 1853 से लेकर के 1856 ईस्वी तक चला था फ्रेंड्स, और पेरिस के समझौता के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ था। चलिए सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 आपके सामने है फ्रेंड्स कि किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सवाल नंबर जो 7 है फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन को। चलिए सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 आपका है फ्रेंड्स कि हाइड्रोजन की मात्रा घटने से तारे का रंग दिखता है। जब हाइड्रोजन की मात्रा घट जाएगी तो तारे कैसा दिखेगा फ्रेंड्स, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल दिखता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हाइड्रोजन की मात्रा घटने से तारे का रंग कैसा दिखेगा, तो लाल दिखेगा। सवाल नंबर 9 को देखें। सवाल नंबर 9 है फ्रेंड्स कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग है कितना होता है। तो देखिए भूमध्य रेखा पर आपका पृथ्वी का जो व्यास होता है फ्रेंड्स 12,756 किलोमीटर होता है। पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय व्यास कितना है, 12,756
56 है। अगर अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स ध्रुवीय व्यास कितना है, तो वो भी याद रखिए फ्रेंड्स, ध्रुवीय व्यास है जो पृथ्वी का आपका हो गया 12,712 है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए ये आपका ध्रुवीय व्यास है। ध्रुवीय व्यास कितना हो गया 12,712 किलोमीटर है। लेकिन फ्रेंड्स अगर पूछा जाए पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना होता है, तो 12,756 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 10 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 10 आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी अस्थायी पवनों का उदाहरण है। तो सवाल नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापारिक पवनें हैं जो आपको अस्थायी पवनों का उदाहरण है। चलिए सवाल नंबर 11 को देखें। सवाल नंबर 11 आपका है फ्रेंड्स कि पूर्वी हिमालय की शाखा असम हिमालय का अधिकांश विस्तार पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो सवाल नंबर 11 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। पूर्वी हिमालय की शाखा असम हिमालय का अधिकांश विस्तार पाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। चलिए सवाल नंबर 12 को देखिए। सवाल नंबर 12 फ्रेंड्स कि पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो 12 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आपका सतलज नदी है जो पंजाब के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए सवाल नंबर 13 देखिए फ्रेंड्स, अभी से मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करना न भूलिएगा। चलिए सवाल नंबर 13 को देखें। निम्नलिखित किस देश में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। सवाल नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी ए और बी, यानी स्विट्जरलैंड और जर्मनी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एक बार फिर से सुने कि निम्नलिखित में से किस देश में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों के द्वारा किया जाता है, तो स्विट्जरलैंड और जर्मनी में ऐसा किया जाता है। सवाल नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 14 को देखते हैं कि भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। तो किसके सिफारिश पे भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे ही भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। कब किया गया था फ्रेंड्स, तो आपको 1946 ईस्वी में किया गया था। ये भी याद रखिएगा कब, तो 1946 ईस्वी में। सवाल नंबर 15 को देखिए फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 15 को देखिए। सवाल नंबर 15 है कि यदि सरकार द्वारा राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर राज्य के नीति निदेशक के बारे में कहा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि सरकार द्वारा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाएगा फ्रेंड्स, तो क्या है, जो नागरिक है वो किसके पास जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स संविधान के भाग 4 में जो नीति निदेशक वर्णित है फ्रेंड्स वो न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जब नीति निदेशक तत्व के बारे में पूछा जाएगा फ्रेंड्स तो ये क्या होता है, न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 16 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 16 है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। सवाल नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सवाल नंबर 17 देखिए फ्रेंड्स कि दो देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है। तो पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन कौन करता है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन किया जाता है। तो सवाल नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। सवाल नंबर 18 देखिए फ्रेंड्स कि मिजोरम की राजधानी कहाँ है। तो मिजोरम की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आइजोल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 19 को देखें कि भारतीय पाम सीवेट क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स। तो देखिए भारतीय जो पाम सीमेट है फ्रेंड्स आपका एक शाक एवं मांस भक्षी जानवर का नाम है। सवाल नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय पाम सीवेट क्या है, तो शाक एवं मांस भक्षी जानवर के ये नाम है। चलिए सवाल नंबर 20 को देखें। सवाल नंबर 20 है भाखड़ा नांगल बांध किस वर्ष बना। गेस करें फ्रेंड्स, भाखड़ा नांगल बांध किस वर्ष बना था। तो भाखड़ा नांगल बांध है जो फ्रेंड्स आपका 1963 ईस्वी में बना था। ठीक है फ्रेंड्स,
आपका जो भाखड़ा नंगल बांध है 1948 में बनना शुरू हुआ था फ्रेंड्स। कब से? 1948 में बनना प्रारंभ हुआ था और जा कर करके कंप्लीट कब हुआ था? तो 1963 में। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कुछ कुछ प्रश्न आपको दिखाई नहीं दे रहा है फ्रेंड्स, लेकिन ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा। जैसे सवाल नंबर 20 से थोड़ा धुंधला दिख रहा है कि भाखड़ा नंगल बांध किस वर्ष बना था? तो 1963 में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 21 को देखें कि विश्व व्यापार संगठन WTO में कितने सदस्य हैं? तो कितने सदस्य हैं अभी फ्रेंड्स? तो सवाल नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 164 सदस्य, यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। वर्तमान में 164 सदस्य हैं WTO में। चलिए सवाल नंबर 22 को देखें। सवाल नंबर 22 आपका है फ्रेंड्स कि कोनेरू हम्पी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खेल और खिलाड़ी से संबंधित है। ठीक है, 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 23 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 23 आपका है कि भारत में रोजगार के सर्वाधिक अवसर पैदा करता है। तो भारत में जो सबसे अधिक रोजगार का अवसर पैदा करता है कौन सा क्षेत्र करता है? तो सवाल नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर एक, कृषि क्षेत्र है जो भारत में सर्वाधिक रोजगार का क्षेत्र उत्पन्न करता है, पैदा करता है। चलिए सवाल नंबर 24 को देखिए। सवाल नंबर 24 है भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा साक्षर महिला किस राज्य में है फ्रेंड्स? तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, केरल में है। सवाल नंबर 25 देखें कि कौन सा शहर भारत का सिलिकॉन वैली कहलाता है? सिलिकॉन वैली के नाम से आपको कौन सा शहर जाना जाता है फ्रेंड्स? तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 26 को देखिए। निम्न में कौन बिहार सरकार की योजना है? तो बिहार सरकार की योजना इसमें से कौन है फ्रेंड्स? गेस करें। तो 26 का ए में है कबीर अंत्योष्टि अनुदान योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना, बिहार नॉलेज सेंटर की स्थापना की योजना और डी में उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जो तीनों योजना है फ्रेंड्स सभी ये जो बिहार सरकार की योजना है, याद से ध्यान से रखिएगा। कबीर अंत्योष्टि अनुदान योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक की सुरक्षा योजना, बिहार नॉलेज सेंटर की स्थापना योजना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 27 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 27 है बिहार में सबसे प्राचीन पुरातात्विक साक्ष्य पाए गए हैं। बिहार में कहाँ पाए गए हैं फ्रेंड्स पुरातात्विक साक्ष्य? तो सवाल नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व प्रस्तर युग के। ठीक है, सवाल नंबर 28 को देखिए। सवाल नंबर हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 28 है कि निम्न युग्मों को सुमेलित करें। एक साइड में आपका फ्रेंड्स गणराज्य राज्य दिया हुआ है और दूसरे साथ में संघ की राजधानी है। तो देखिए इसको सुमेलित करना है फ्रेंड्स, तो सभी को ध्यानपूर्वक देखें। वज्जी संघ की राजधानी जो कहाँ थी फ्रेंड्स? तो आपका इसका हो जाएगा वैशाली। ठीक है फ्रेंड्स, अनेक का बी हो जाएगा। मगध की राजधानी कहाँ थी फ्रेंड्स? तो मगध का गिरिब्रज थी। उसके बाद अंग, तो अंग की राजधानी कहाँ थी फ्रेंड्स? तो आपका हो जाएगा चंपा। उसके बाद में विदेह की राजधानी कहाँ थी? तो जनकपुर। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी को याद कर ले फ्रेंड्स। ये देखिए सेपरेट रूप से भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कभी कभी कि अंग गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा। इस तरह से पूछा जाता है। मगध की राजधानी कहाँ थी प्राचीन काल में? तो गिरिब्रज। वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली। तो सभी को जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स सवाल नंबर 29 को देखते हैं। सवाल नंबर 29 आपका है कि झारखंड के अलग होने के बाद बिहार में खनिज रह गए थे। तो देखिए फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग को पता है कि जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था, कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। याद रखिएगा 15 नवंबर, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये भी पूछा जाता है। तो 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था फ्रेंड्स, तो बिहार में मात्र 3% ही खनिज रह गए थे। बाकी 97% खनिज है जो झारखंड लेकर के चला गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब सवाल नंबर 30 को देखते हैं। सवाल नंबर 30 आपका है कि कथन ए और बी दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो देखिए कथन ए पढ़ते हैं। 1990 ईस्वी में भागलपुर जिले में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना हुई। कथन आर है फ्रेंड्स कि वर्ष 1995 में अररिया जिले में स्थित परमाण डॉल्फिन अभयारण्य की सूचना मिली थी। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी कथन ए और एवं आर दोनों सही है। तो याद रखिएगा 1990 में भागलपुर जिले में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना हुई थी। देखिए एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस जिले में है? तो भागलपुर जिले में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1990 ईस्वी में। याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल
करेक्ट आंसर है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका एक सेक्शन यानी भाग 1 खत्म हो गया। तो भाग 1 में आपको फ्रेंड्स जीके जीएस से 30 प्रश्न रहेंगे। भाग 2 में फ्रेंड्स देखिए आपका मैथ से प्रश्न थे फ्रेंड्स, तो इसे हम लोग नहीं देखेंगे। मैथ से प्रश्न इस तरह का प्रश्न ही पूछा जाएगा, सिंपल प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेंड्स। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट कर ले फ्रेंड्स सिलेबस के अनुसार से, तो आपको मैथ और रीजनिंग आप पकड़ में आ जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। तो अब हम लोग भाग 3 देखते हैं। देखिए भाग 3 में आपको क्या पढ़ना है, किससे प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स, तो इसमें आपको पर्यावरण से और जैव विविधता से यही सबसे आपको प्रश्न पूछा जाएगा। टोटल 25 प्रश्न इसमें होगा, ठीक फ्रेंड्स। तो भाग 1 का हम लोग देख लिए। भाग 2 में मैथ है, उसको वो पार्ट को हम लोग नहीं देखेंगे फ्रेंड्स। बाकी भाग 3 देखेंगे फ्रेंड्स और भाग 4 देखेंगे। तो भाग 3 को हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। तो भाग 3 का जो पहला प्रश्न है वो आपका है कि निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन में से कौन सा अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है? कौन सा सम्मेलन पूछा जा रहा है। तो कौन सा सम्मेलन है फ्रेंड्स, तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टॉकहोम सम्मेलन। ये जो स्टॉकहोम सम्मेलन है फ्रेंड्स किस लिए है, तो यहाँ पर देखिए कि आपका कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए है, ठीक है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 57 को देखते हैं कि मैट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर्ड है। तो 57 नंबर सवाल का जो राइट आंसर रेफरेंस ऑप्शन नंबर सी, मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान। मैट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मानव जाति गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान। चलिए सवाल नंबर 58 को देखते हैं। सवाल नंबर 58 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को ब्लैक लंग्स बीमारी कहा जाता है। ये देखिए बहुत ही वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स। इसी तरह से का प्रश्न आपको वहाँ पूछा जाएगा फ्रेंड्स, पर्यावरण और जैव विविधता से, फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर में, ठीक है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, तो क्लोम गोला नुरुग्नता कहा जाता है। सवाल एक बार फिर से सुने, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को ब्लैक लंग्स बीमारी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्लोम गोलानुरुग्नता कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 59 को देखते हैं। सवाल नंबर 59 है कि वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ये भी बहुत ही टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो सवाल नंबर 59 का जो राइट आंसर हो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए सवाल नंबर 60 को देखते हैं। सवाल नंबर 60 है, समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, डॉब्सन इकाई में मापी जाती है। 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 61 को देखते हैं। सवाल नंबर 61 है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है। तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उपयुक्त दोनों कौन कौन, जीवाश्म ईंधन का जलना और सीमेंट उद्योग दोनों पे निर्धारित होती है। चलिए सवाल नंबर 62 को देखते हैं। सवाल नंबर 62 है, विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। तो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस कौन सी पाई जाती है। तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, जल वाष्प, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 63 को देखें। सवाल नंबर 63 है कि कार्टाजेना, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन लिखा हुआ है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है। कौन सा, कार्टाजेना प्रोटोकॉल। तो 63 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, संशोधित जीवित जीव के लिए, इसे क्या कहते हैं, LMO। याद रखिएगा, कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है। तो संशोधित जीवित जीव के बारे में। चलिए सवाल नंबर 64 को देखते हैं। सवाल नंबर 64 आपका फ्रेंड्स कि रेड डाटा बुक किन खतरों में स्थित प्राणियों की लिस्ट है।
तो 64 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों में, ठीक है। 1 2 3 यानी जानवर, पेड़ और फुंगी। ऑप्शन नंबर डी इसका है जो राइट आंसर हो जाएगा 64 का डी। तो याद रखिएगा, रेड डेटा बुक किन खतरों में स्थित प्राणियों के लिए लिस्ट है, तो आपका जानवर के लिए भी, पेड़ के लिए और फंगी के लिए, सभी के लिए। चलिए सवाल नंबर 65 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी योजना क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ विकास तंत्र के अंतर्गत आती है। तो कौन सा योजना आती है, तो 65 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बचत लैंप योजना। सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक बार फिर से सुनिए कि निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी योजना है, कौन सी योजना क्योटो प्रोटोकॉल, किसका, क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ विकास तंत्र के अंतर्गत आती है। तो ये योजना का नाम है क्या फ्रेंड्स, बचत लैंप योजना। सवाल नंबर 66 को देखें कि तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतया किससे संबंध मामला है, कौन सा नियम के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो तापगतिकी का प्रथम नियम। तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का संरक्षण के नियम से संबंधित है। सवाल नंबर 67 को देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकाशिक घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं। 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, बहुलित आंतरिक परिवर्तन के कारण ही जो हीरे है जो जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं। सवाल नंबर 68 को देखें, सवाल नंबर 68 है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर, आप लोग गेस कर सकते हैं। तो J.L. बेयर्ड है जो टेलीविज़न के आविष्कारक था। सवाल नंबर ठीक है, सवाल नंबर 69 को देखिए, धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है। तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, विद्युत निष्प्रभावी होता है। धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है, तो विद्युत निष्प्रभावी होता है। 69 का बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 70 को देखते हैं। सवाल नंबर 70 आपका है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी, हैवी वाटर, ठीक है, में नहीं होता है। तो 70 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है, यह जो नहीं होता है। बाकी ये सब गुण है जो होता है फ्रेंड्स कि भारी पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है, सही है। भारी पानी का हिमांक साधारण पानी से अधिक होता है, ये भी सही है। यह संक्षारण उत्पन्न करता है, तो ये तीनों है जो फ्रेंड्स सही है, जबकि ऑप्शन नंबर ए है जो इसके बारे में नहीं है। भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है, ये गलत है, ज़्यादा होता है, ठीक फ्रेंड्स। तो चलिए सवाल नंबर 71 को देखते हैं। सवाल नंबर 71 है कि मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स। यानी आवर्त सारणी की स्थापना, यानी आवर्त सारणी सबसे पहले किसने बनाया था, तो आपका मेंडलीफ ने बनाया था। किसने बनाया था, मेंडलीफ ने। याद रखिए फ्रेंड्स, जो मेंडलीफ का आवर्त सारणी था वो आपको परमाणु भार पे सजाया गया था, ठीक फ्रेंड्स। ये प्राचीन आवर्त सारणी मेंडलीफ ने बनाए थे जो परमाणु भार पे आधारित था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माता किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, तो आपको मोसले को कहा जाता है। इन्होंने आपको परमाणु क्रमांक पे सजाए हैं, तो ये भी जरूर याद रखिएगा। यही सवाल था फ्रेंड्स कि मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे, तो मेंडलीफ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 72 को देखिए, घरेलू रेफ्रिजरेटरों में प्रयोग किए जाने वाला गैस कौन सा है। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रियॉन। चलिए सवाल नंबर 73 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 73 के निम्नलिखित में आयरन पर जंग लगने के कौन से कारण है। कौन कौन से कारण, क्या कारण है फ्रेंड्स जिससे आयरन यानी लोहा पे जंग लगता है। तो ऑप्शन में है ऑक्सीडेशन, बी में है रिडक्शन, सी में है एक में ऑक्सीडेशन, बी में, दूसरा में है रिडक्शन, तीसरा में है ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया, चौथा में CO2 के साथ रासायनिक क्रिया। तो सवाल नंबर 73 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 और 3, यानी ऑक्सीडेशन और आपका ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया, यही कारण है आयरन पर जंग लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से याद रखिएगा। फिर से एक बार देखें, निम्नलिखित में आयरन पर जंग लगने का कौन सा कारण है। तो मुख्य कारण है ऑक्सीडेशन और क्या है, ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 74 को देखिए फ्रेंड्स
कि निम्न में से किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है? तो गेस करें फ्रेंड्स, क्लोरीन गैस का प्रयोग है जो बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 75 को देखिए। सवाल नंबर 75 है, जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह क्या होता है? तो 75 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन की परित्याग करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, ये भी देखिए एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है कि जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की परित्याग करती है। सवाल नंबर 76 को देखें। सवाल नंबर 76 फ्रेंड्स की चींटी के कितने पैर होते हैं? तो चींटी के कितने पैर होते हैं? तो चींटी के मुख्य रूप से आपको 6 पैर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कितने? 6 पैर होते हैं, जबकि मकड़ी के 8 होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा चींटी के कितने पैर होते हैं मुख्य रूप से, तो 6 पैर होते हैं। 76 का ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 77 को देखते हैं कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 78 को देखते हैं। 78 नंबर सवाल है, कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी है जो खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है। सवाल नंबर 79 को देखिए। नगरीय जनसंख्या की तुलना में कृषि श्रमिकों में कौन सी बीमारी सामान्य है? तो नगरीय जनसंख्या की तुलना में कृषि श्रमिकों में कौन सी बीमारी सामान्य है? 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेफड़े की बीमारी। चलिए सवाल नंबर 80 को देखते हैं। सवाल नंबर 80 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्पीय पादप भारत की उत्पत्ति का है? भारत की उत्पत्ति का है, जिसे भारत से ले जाकर अनेक देशों में विकसित किया गया है। गेस करें 80 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो सवाल नंबर जो 80 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे क्या कहते हैं? आर्किडस कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्पीय पादप भारत की उत्पत्ति का है? ठीक है फ्रेंड्स, इसका उत्पादन क्रिएशन कहाँ हुआ है? तो भारत में हुआ है, जिसे भारत से ले जाकर अनेक देशों में विकसित किया गया है। तो इसका नाम क्या है? तो आर्किडस। ठीक है फ्रेंड्स, आर्किडस इसका नाम है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका ये भाग 3 भी कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब भाग 4 में देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हूबहू इसी टाइप से आपका फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर में प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेंड्स। तो पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखें, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। सवाल नंबर 81, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हिंदी से संबंधित सब प्रश्न है। तो सवाल नंबर 81 का है कि क्रिया के भेद लिखिए। ठीक है, वह खाना खा रही है, तो इसमें कौन सा क्रिया होगा? सवाल नंबर 81 का है जो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सकर्मक क्रिया, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें कर्म आ रहा है। ठीक है, वह खाना खा रही है, तो देखिए वह हो गया आपका कर्ता हो गया फ्रेंड्स, खा रही है जो क्या है ये आपका क्रिया हो गया फ्रेंड्स, और खाना है जो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, नहीं कर्म हो गया। तो वह खाना खा रही है, तो इसमें आपको कौन सा क्रिया है फ्रेंड्स? सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कर्म है। सवाल नंबर 82 को देखें। सवाल नंबर 82 क्या है? उचित संबंध बोधक से रिक्त स्थान भरिए। पैसे को जेब, खाली स्थान क्या होगा? तो 82 का होगा पैसे को जेब के अंदर रखो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। 83 नंबर है कि संज्ञा के भेद लिखिए। भारतीय सेना की वीरता विश्व प्रसिद्ध है, तो इसमें कौन सा आपको संज्ञा है ये बताना है। तो 83 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, से वीरता है जो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है, तो भारतीय सेना की वीरता विश्व प्रसिद्ध है, तो वीरता इसमें कौन सा संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। चलिए सवाल नंबर 84 को देखें। मुहावरे का अर्थ लिखना है। अपनी खिचड़ी अलग पकाने, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? गेस करें। ऑप्शन ए में है अपने लिए अलग खाना पकाना, बी में केवल खिचड़ी खाना, साथ मिलकर न रहना, डी में दुश्मनी मोल लेना। तो जो 84 है फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साथ मिलकर न रहना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ है साथ मिलकर न रहना। सवाल नंबर 85 को देखिए। मुहावरे का अर्थ लिखिए। उड़ती चिड़िया पहचानना, तो 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रहस्य की बात जान लेना। उड़ती चिड़िया
पहचानना, मुहावरे का अर्थ होता है रहस्य की बात जान लेना। सवाल नंबर 86 देखिए, सवाल नंबर 86 है विशेषण के भेद लिखिए। विशेषण के भेद आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स इसमें कि मुझे 4 गज कपड़ा चाहिए। तो ये 4 है फ्रेंड्स, ये कौन सा विशेषण है? तो 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, संख्यावाचक है। 4 है जो संख्यावाचक विशेषण का भेद है या उदाहरण है। सवाल नंबर 87 को देखें कि वाक्य को सही क्रम से लिखिए। तो वाक्य को सही क्रम से लिखना है फ्रेंड्स। 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सबसे पहला होगा 1 नंबर सीता जी की इच्छा अनुसार, तीसरा सोने की हिरण को पकड़ने, फिर चौथा उसके पीछे भागते भागते, फिर दूसरा रामचंद्र जी जंगल के भीतर पहुंचे, ठीक है फ्रेंड्स। यानी सबसे पहला कौन सा होगा? तो सीता जी के इच्छा के अनुसार सोने के हिरण को पकड़ने, ठीक है। फिर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका उसके पीछे भागते भागते राम जी जंगल के भीतर पहुंचे, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से सुटेबल होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 88 देखिए, इसी टाइप से आपको अंग्रेजी का हिंदी से प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है अप्रत्यक्ष वार्ता में लिखिए, ठीक है। अप्रत्यक्ष वार्ता में लिखने के लिए बोला जा रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या है, यानी अध्यापिका ने बच्चों से पूछा, इन्वर्टेड कॉमा, आप लोगों को कौन सा रंग पसंद है। इसको अप्रत्यक्ष वार्ता में जब लिखेंगे फ्रेंड्स तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अध्यापिका ने बच्चों से पूछा, जब इन्वर्टेड कॉमा खत्म होगा फ्रेंड्स तो पूछा यहाँ पर आ जाएगा कि आप लोगों को कौन सा रंग पसंद है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के बदले यहाँ पे की लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है जिसका बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। तो आप लोग देख लें, इस तरह से भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा, इसी तरह से आप तैयारी करके जाएं। या प्रत्यक्ष वार्ता में लिखने के लिए एक प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा हिंदी में। चलिए सवाल नंबर 89 को देखें कि विलोम शब्द लिखिए। उत्थान का विलोम शब्द क्या, यानी उल्टा शब्द क्या होगा। तो 89 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। उत्थान मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ना, पतन मतलब होता है पीछे की ओर रहना, ठीक है। यानी पतन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90 को देखिए फ्रेंड्स कि वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जिसकी गहराई का पता ना चले उसे क्या कहा जाता है। यानी अनेक शब्दों का एक शब्द है। तो 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अथाह, ठीक है। जिसकी गहराई का पता ना चले उसे क्या कहते हैं, अथाह कहते हैं। सवाल नंबर 91 को देखें फ्रेंड्स। सवाल नंबर 91 है कि पर्यायवाची शब्द लिखिए। विश्वास का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो 91 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स विश्वास यानी क्या होता है, फेथ यानी भरोसा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 92 को देखते हैं। विलोम शब्द लिखिए। शाश्वत, शाश्वत का है जो क्या होता है, विलोम शब्द होगा। तो देखिए शाश्वत मतलब होता है कि बहुत लंबा तक टिकने वाला, तो इसका विलोम हो जाएगा क्षणिक, ठीक है ना। क्षणिक यानी कुछ पल के लिए। तो याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। शाश्वत का जो विलोम क्या होगा, तो क्षणिक होगा। चलिए सवाल नंबर 93 को देखिए कि सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। मोहन की बुद्धि खाली स्थान क्या होगा। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तेज है। यानी 93 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 94 को देखते हैं फ्रेंड्स। 94 है वाक्य शुद्ध कीजिए। तो जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, इसका शुद्ध करना है वे वाक्य को फ्रेंड्स। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन और साहित्य का घोर नहीं घनिष्ठ संबंध है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका 94 नंबर प्रश्न हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स आपको 94 प्रश्न इस तरह। 95 नंबर प्रश्न को देखें। 95 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि वर्तनी शुद्ध करना है। एक वर्तनी से भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो 95 का क्या होगा, प्रदर्शनी। तो प्रदर्शनी किस तरह से लिखाएगा फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से प्रदर्शनी लिखा जाएगा, ना कि इस तरह से। प्रदर्शनी नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स, प्रदर्शनी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 96 से 100 तक फ्रेंड्स एक आपको गद्यांश दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसको पढ़ लेना है। अब पढ़ करके फिर आप इससे संबंधित आपको आंसर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें आपको तो 4 नंबर आराम से उठा सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए एक गद्यांश को मैं पढ़ करके इसका सॉल्यूशन भी बता देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर गद्यांश क्या दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए अवतरण को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनकर दीजिए, ठीक है। तो आंसर इसी से चुन करके देना है। तो पहले पढ़ लेते हैं।
हंसी बाहरी और आनंद भीतर का चिन्ह है। हंसी खुशी का नाम ही जीवन है। कहा जाता है जिंदगी जिंदा दिल्ली का नाम है। एक विलायती विद्वान ने एक पुस्तक में लिखा है, उत्तम सुअवसर की हंसी उदास से उदास व्यक्ति के चित्त को भी प्रफुल्लित कर देती है। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में आप लोग इसी तरह से ध्यानपूर्वक बढ़िया से तरह से पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, तो इससे 4 प्रश्न आपको पकड़ में आ जाएगा। आगे, आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है। देखिए ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आनंद एक ऐसा प्रबल क्या है, इंजन है कि उससे शोक और दुख के दीवारों को ढहा सकते हैं। प्राण रक्षा के लिए सदा सब देशों में उत्तम से उत्तम उपाय चित्त को प्रसन्न रखना है। किसको प्रसन्न रखना? तो चित्त को प्रसन्न रखना है। आगे, हंसी स्वास्थ्य का शुभ संवाद देने वाली है। वह एक साथ शरीर और मन को प्रसन्न करती है, पाचन शक्ति बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है पाचन शक्ति? तो हंसी और प्रसन्नता। ठीक है फ्रेंड्स, यहीं पे आपको लिखा हुआ देख सकते हैं यहाँ पर, हंसी स्वास्थ्य का शुभ संवाद देने वाली है। वह एक साथ शरीर और मन को प्रसन्न करती है और पाचन शक्ति को बढ़ाती है, रक्त को चलाती है और अधिक पसीना लाती है। उसके बाद में हंसी संजीवनी बूटी का चूर्ण है। आज की तनाव भरी जीवन में यह हर किसी को चाहिए। चिंता नरक के समान है और हंसता हुआ मनुष्य पृथ्वी पर स्वर्ग का सुख पाता है। आगे देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ, हंसाने जैसा पुण्य दुनिया में और कुछ नहीं है, इसलिए हंसाने वाले बाजार की शरण में हैं। एस जोक्स और सीरियल से लेकर फिल्मों तक लोगों को हंसाने के लिए बाजार हर तरह का मसाला जुटा रहा है। हंसी की तलाश में जुटे लोग इसका खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। टीवी पर तो हंसी का खजाना ही मौजूद है। वहाँ हर मूड की हंसी है और हर जगह हंसने की तलाश है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही बढ़िया गद्यांश था फ्रेंड्स, बहुत सही बात लिखा हुआ था फ्रेंड्स। हंसना और हंसाना ही जिंदगी का नाम है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इससे संबंधित आपको सवाल पूछा गया है। तो 96 नंबर सवाल में देखिए, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, टीवी को हंसी का खजाना क्यों कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 96 का ऑप्शन नंबर ए। टीवी के अधिकांश कार्यक्रम हंसी पर आधारित होते हैं, इसीलिए टीवी को हंसी का खजाना कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से आप समझ करके बना सकते हैं। अगला है फ्रेंड्स, हंसी को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है? ऑप्शन में शोक को दूर करती है, दुख को दूर करती है, इंजन के समान सशक्त है, डी में उपयुक्त सभी है। तो 97 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी। सुख को भी दूर करती है, दुख को भी दूर करती है, इंजन के समान सशक्त भी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसी तरह से गद्यांश पढ़ करके आप वहाँ पर बनाइएगा फ्रेंड्स, 4 नंबर आपको पक्का फिक्स हो जाएगा। अगला है कि इस अवतरण का एक उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका आप उचित शीर्षक क्या दे सकते हैं? ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें उचित शीर्षक हमको लग रहा है फ्रेंड्स इसका होना चाहिए हंसी का महत्व। ठीक फ्रेंड्स, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा हंसी का महत्व, यानी हंसी का है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंस है, तो उचित शीर्षक यही हो जाएगा हंसी का महत्व। चलिए सवाल नंबर 99 को देखते हैं कि हंसी किस प्रकार स्वास्थ्य के लिए शुभ संवाद देती है? तो ऑप्शन ए में है फ्रेंड्स पाचन शक्ति बढ़ाती है, ये सही है। रक्त को चलाती है, ये भी सही है। अधिक पसीना लाती है, ये भी सही है। डी उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अभी हम लोग ने देखा था फ्रेंड्स गद्यांश को पढ़ते समय ये सब बात आया था फ्रेंड्स कि हंसी है जो पाचन शक्ति भी बढ़ाती है, रक्त को चलाती है, अधिक पसीना लाती है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट सवाल है कि हंसी और आनंद में क्या अंतर है? तो हंसी और आनंद में क्या अंतर है फ्रेंड्स, गेस करें। दोनों एक ही हैं? ये नहीं होगा। दोनों से खुशी मिलती है? नहीं। हंसी बाहरी खुशी है और आनंद भीतरी खुशी है। जी हाँ, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हंसी और आनंद में क्या अंतर फ्रेंड्स? तो हंसी है जो आपका बाहरी खुशी है, आनंद है जो भीतरी अनुभूति है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए इस तरह से हम लोग फ्रेंड्स टोटल 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट देखे फ्रेंड्स, जिसमें आपका मैथ का पार्ट छोड़ दिए फ्रेंड्स, बाकी आपका जीके जीएस और पर्यावरण और परिस्थितिकी और जैव विविधता के साथ साथ हिंदी के सभी प्रश्न को देखे। तो इसी तरह का प्रश्न आपको फ्रेंड्स आपका फॉरेस्ट गार्ड जो 16 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है उसमें भी पूछा जाएगा, और आपका जो फॉरेस्टर का एग्जाम है फ्रेंड्स 20 दिसंबर को, उसमें भी सेम सिलेबस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एग्जाम तक ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप लोग को प्रोवाइड कर दूं फ्रेंड्स। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स, और एक लाइक तो बनता ही है। ठीक फ्रेंड्स, तो लाइक वीडियो को जरूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।